स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में होने वाले 14वें AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और उत्साह मुझे प्राप्त हो रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। लोकतंत्र के महापर्व में हर आवाज रखती है मायने। आम चुनावों के लिए क्या है जनता की राय? कांग्रेस जीतती भी है तो उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? क्या है उनके मुद्दे? आज भी साधारण जनता का सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में, स्वास्थ्य में और न्याय में खर्चा होता है। जानने के लिए डीडी न्यूज पहुंच रहा है देश के हर राज्य में। 2024 में क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई दे रही हैं? जनवाणी बनेगा देश की आवाज का मंच, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। होगी तीखी बहस, दीवार खोल के क्या दरवाजे बंद कर दिए आपने इनके लिए? होंगे नेताओं से हर सवाल, जो बनाएंगे देश का भविष्य। देखिए जनवाणी सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनवाणी के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। राजस्थान अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी हुई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा, आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। इनके दिन की शुरुआत SDM यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ तैयार ताकि मतदान गुप्त रहे।
कैमरे में इनके हर कदम को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ घंटे बाद टीम गांव की सड़कों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। पहला मतदाता। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में कहा, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान और यहाँ के लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया तो देश ने वह फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में होती तो क्या क्या होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते। और कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती। हमारे सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं होता। देश के कोने कोने में बम धमाके होते ही रहते। कांग्रेस होती तो अपने लिए भ्रष्टाचार के नए रास्ते तलाशती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में कहा कि परसों राजस्थान में मैंने देश के सामने कुछ सत्य रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में भगदड़ मच गई। मैंने सत्य रखा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने जब उनकी इस राजनीति का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लगी कि वे हर तरफ मोदी को गाली देने में लगे हैं। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि आखिर वे सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं। वे अपनी नीति को इतना क्यों छिपाते हैं। जब आपने ही नीति बनाई तो उसे स्वीकारने में डर क्यों लग रहा है। अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की साजिशों के बीच मोदी आज आपको एक गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण ना ही खत्म होगा और ना ही उसे धर्म के आधार पर बांटने दिया जाएगा। यह मोदी की गारंटी है। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा जांजगीर चांपा में होगी। इसके बाद महासमुंद में प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में रैली कर रहे हैं। अमित शाह के आज पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विभिन्न कार्यक्रम हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि कांग्रेस को पता है कि वह मोदी जी के सामने विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती। अमित शाह ने कहा कि न कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और न ही सीएए रद्द होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को दुनिया में सबसे आधुनिक बनाएंगे। हर नागरिक को कम से कम समय में न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है। ऐसा करने के लिए समर्पित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, झारखंड के खूंटी और बिहार के भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, रीवा और सतना में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें गर्व है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए बैंक खाते खोलती है। कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की क्योंकि उन्हें केवल वोट बैंक और एक राजवंश के बैंक खातों की परवाह थी। केरल ऐसे असंबद्ध तत्वों को हरा देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटने को लेकर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो फ्लैग पॉलिटिक्स पूरे देश में छाई रही, वायनाड में उसकी वापसी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी को धमकी दी। इसके बाद उन्होंने वायनाड से कांग्रेस के झंडे निकाल दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को उनके घोषणा पत्र पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पाकिस्तान के लोगों के लिए है, भारत के लिए नहीं।
कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही फुट डालो और राज करो में भरोसा रखती है। पूर्व कांग्रेस नेता ने पार्टी पर देश को 2 भागों में बांटने का भी आरोप लगाया। विपक्षी गठबंधन से जुड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के एक बयान से इंडी गठबंधन में आत्मविश्वास पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर निशाना साधने की कड़ी में कह डाला कि जनता दोनों गठबंधन में से किसी एक को वोट करे। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि यह 2 विचारधारा इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। उन्होंने कहा यह आपको तय करना होगा कि आप इंडिया को चुनना चाहते हैं या एनडीए को। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा यह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पूर्णिया में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री व बेगूसराय से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन तेजस्वी यादव अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। इससे पहले भाजपा ने 1 सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले ही गुजरात की सूरत सीट पर भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। मुकेश दलाल ने गुजरात की सूरत सीट से निर्विरोध चुने जाने के बाद अपना विजय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत देश की पहली निर्विरोध सीट बन गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कर्नाटक के चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में जनसभा को संबोधित करेंगी। राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के कटिहार, भागलपुर और मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रोजाना डॉक्टर से परामर्श की अनुमति मांगी थी। अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सौम्या के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस के दोषियों को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी में इस केस में 4 दोषियों को जमानत दे दी थी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए थे। आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं। आतंकी साजिशों के संदेह में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के 9 स्थानों पर छापेमारी की। यह सभी ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के शाखाओं से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने सिविल सेवा की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर आयोजित एक सेंट्रल ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पीके मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत आज सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही वैश्विक पटल पर मजबूती से अपनी पहचान कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीके मिश्रा ने कहा कि सरकार का ध्यान सुशासन, नागरिकों के कल्याण, भविष्य की तैयारी करने और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद स्वामी चित्तरंजन देववर्मा ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सरकार ने इस पुरस्कार के लिए उस व्यक्ति का चयन किया जो वर्षों से अपनी धर्म की रक्षा में लगा हुआ है। ध्रुपद विधा में सराहनीय कार्य के लिए लक्ष्मण भट्ट तेलांग को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उनके बेटे रविशंकर भट्ट तेलांग ने कहा कि मेरे पिता ने हमेशा कला की सेवा की। आज इस पुरस्कार के मिलने के बाद कला ध्रुपद क्षेत्र के सभी लोग उत्साहित हैं। कला क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए पद्म पुरस्कार मिलने पर कालूराम बामनिया ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।
पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए निर्मला ऋषि ने कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पंजाब की कला क्षेत्र को मिला है। श्रीमद् भगवद गीता को बंजारा भाषा में अनुवादित करने वाले केथावत सोमलाल को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत होने के बाद डॉक्टर जाकिर इश्क ताज़ी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वर्षों से हम शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। यह पुरस्कार मेरे मनोबल को और मजबूत करेगा। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1984 से 2023 तक उपग्रह से ली गई तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया है कि हिमालय में मौजूद ग्लेशियर के पिघलने से बनी झीलों के आकार में पिछले 3 से 4 दशकों के दौरान महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। इसरो के अनुसार 2016 से 2017 के दौरान पहचाने गए 10 हेक्टेयर से बड़ी 2431 झीलों में से 676 हिमनद झीलों का 1984 के बाद से उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है। इसमें से 130 झीलें भारत के भीतर स्थित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में अर्थव्यवस्था और अमृतकाल 2047 के दृष्टिकोण इस विषय पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रवासी वापस आने लगे हैं क्योंकि बहुत से लोग भारत में कारोबार स्थापित करने के लिए कर रहे हैं वापसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुत से लोग जिनकी वैश्विक स्तर पर पहचान है वे भारत में व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं और करियर बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और अगले कुछ साल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व 17.8% बढ़कर 3.06 लाख करोड़ रुपए हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IFCI लिमिटेड ने कहा कि सरकार को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने से उसे 500 करोड़ रुपए की पूंजी मिली है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की याचिका पर मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवाला कार्रवाई का आदेश दिया है। सुभाष चंद्रा एसएल समूह से जुड़ी कंपनी विवेक इंफ्राकॉन लिमिटेड को दिए गए कर्ज के गारंटर थे। हालांकि पीठ ने 2 अन्य लेनदारों IDBI और एक्सिस बैंक द्वारा दायर इसी तरह की याचिकाओं को किया खारिज। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने देश की अब तक की सबसे बड़ी अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के तहत 18,000 करोड़ रुपए जुटाए। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद अप्रैल में पामोलिन का आयात बढ़ने की संभावना तथा मांग कमजोर होने से देश के तेल तिलहन बाजारों में कच्चा पाम तेल और पामोलिन तथा बिनौला तेल के दाम में गिरावट देखी गई। जाड़ों में पाम पेमोलिन और सोयाबीन जिगल तेल से महंगा होने के कारण पहले 4.5-5 लाख टन CPO और पामोलिन का आयात हो रहा था, लेकिन अब इन तेलों के दाम सोयाबीन से सस्ते होने के बाद इनका आयात अप्रैल में बढ़कर करीब 7 लाख टन होने की संभावना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार और डिजिटल कारोबार इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 5,583 करोड़ रुपए रहा। धार्मिक स्थलों की ओर से लोगों का रुझान तेजी से बढ़ा है। मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या, उज्जैन और बद्रीनाथ जैसे शहरों की ट्रैवल सर्च में 585% तक का इजाफा हुआ है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की ओर से ग्राहकों के लिए 25% प्लेटफॉर्म फीस बढ़ी। इसका मतलब है कि अब ग्राहकों को खाना ऑर्डर करते समय 5 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस प्रति ऑर्डर चुकानी होगी। कंपनी की ओर से जिन शहरों के लिए प्लेटफॉर्म में इजाफा किया गया है उसमें दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य शशांक भिड़े ने कहा कि अनुकूल मानसून, उच्च कृषि उत्पादकता और बेहतर वैश्विक व्यापार के दम पर चालू वित्त वर्ष और उसके बाद भी भारत के लिए 7% की आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रख पाना संभव है। घरेलू हवाई यातायात नए मुकाम पर पहुंच गया। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक घरेलू इकाई यात्रियों की कुल संख्या 21 अप्रैल को 4,71,751 रही, जबकि इस दौरान कुल 6,128 उड़ानें संचालित की गईं।
मंत्रालय के मुताबिक हवाई यातायात कोरोना पूर्व की औसत संख्या 3,98,569 यात्रियों से 14% अधिक रहा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि 26 अप्रैल को 2 श्रेणियों में 32,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी। म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में 185 एनएफओ के जरिए 66,364 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि इससे पहले वित्त वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। बाजार विश्लेषण से जुड़ी कंपनी फाइल्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बचत को वित्तीय रूप देने का चलन काफी बढ़ा है। रॉयल मलेशियाई नौसेना परेड की रिहर्सल के दौरान मलेशियाई नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर बीच हवा में हुई टक्कर, हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। सेना ने एक बयान में कहा कि अगले महीने होने वाले नौसेना की 90वीं वर्षगांठ पर परेड रिहर्सल में कई हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी थी, जिसमें से 2 अचानक बहुत करीब आ गए और दुखद हादसा हो गया। ब्रिटेन की संसद ने विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल किया पारित। संसद के दोनों हंगामे के बीच बिल को किया गया पारित। 10 से 12 हफ्तों के भीतर ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने कमर्शियल चार्टर प्लेन बुक किए गए हैं। इजरायल से बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। रईसी 3 दिनों के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। अपने पाकिस्तान दौरे के दौरान इब्राहिम रईसी राजधानी इस्लामाबाद में कई उच्च स्तरीय मीटिंग करेंगे, साथ ही कराची और लाहौर में भी जाएंगे। ताइवान में इस महीने का दूसरा भूकंप आया। देश के पूर्वी तट पर सोमवार शाम 5 बजे से रात 12 बजे के दौरान 80 से ज्यादा बार झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे ज्यादा 6.3 तीव्रता का भूकंप रहा। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र पूर्वी काउंटी हुलियन में धरती से 5.5 किलोमीटर नीचे था। जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साजिश रचकर 2016 का चुनाव जीतने के मामले में न्यायालय में सुनवाई शुरू। आरोपों पर हो रही सुनवाई के जवाब में ट्रंप के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और जिन अपराधों के आरोप हैं वे ट्रंप ने कभी किए ही नहीं। नई दिल्ली और मुंबई के 2 भारतीय छात्रों को मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया पुरस्कृत। नासा के मुताबिक KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR ने चैलेंज के क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने भारत सरकार और भारतीय अंतरिक्ष विभाग को दी बधाई। USISPF ने कहा कि यह रणनीतिक निर्णय सही दिशा में एक सकारात्मक कदम का प्रतीक है। आम चुनाव में बम्पर जीत के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा कि मालदीव के नागरिक अपना भविष्य चुनने में स्वायत्तता चाहते हैं और वे विदेशी दबाव नहीं चाहते। मुइज़ू ने राजनीतिक नेताओं से देश के विकास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मालदीव वासी उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अलग-अलग अभियानों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 11 आतंकवादियों को मार गिराया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 39वां मुकाबला आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराकर सीजन की 7वीं जीत हासिल की है। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले डी गुकेश अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि मैच द मैच रणनीति की वजह से उन्होंने जीत हासिल की। गोविंदा की भांजी आरती सिंह 25 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने वाली है। ऐसे में शादी के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सेल्स गर्ल बनकर एक शॉप में ज्वेलरी बेचती हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड के एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पद्म भूषण सम्मान को हासिल करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो चीज ना मांगो उसे हासिल करने की खुशी और ही होती है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार विजय राज और श्रेयस तलपड़े की थ्रिलर फिल्म कर्तम भुक्तम का दमदार टीजर जारी हो गया है। डीपफेक वीडियो के मामले में रणवीर सिंह ने एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टीवी धारावाहिक इमली में अगस्त सिंह चौधरी का किरदार निभाने वाले साई केतन राव एक दुर्घटना में चोटिल हो गए।
बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म ठग लाइफ की जैसलमेर में शूटिंग शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।